हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आज हिंदी के लिए एमसीक्यूज़ को देखेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमारे पास। यू टेट 2020 के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सेकंड लैंग्वेज हिंदी को डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, जिसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ पेपर से पहले। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पता चलेंगे जहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है हिंदी की, और एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं और 30 क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। प्रीवियस अगर आपने वीडियोस नहीं देखे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस साथ में मैराथन्स क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लिंक ऊपर आई सेक्शन में आ रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। पैरुष का अर्थ होगा कोमल, दयालु, कठोर या फिर विनम्र। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन देखते रहना भाई किस लेवल पर आ रहे हैं। पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भाई, ये अभी हमारा पेपर 1 के लिए चल रहा है, ध्यान रखना। पेपर 2 के लिए भी डिस्कस करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज, साथ साथ अभी आज ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी वीडियो मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद कॉमेंट जरूर लीव कर देना भाई, कॉमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोगों का कॉमेंट नहीं आते हैं तो कॉमेंट जरूरी है। तो क्वेश्चन 61 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखो भाई, कठोर एवं कर्कश होता है पारुष का मतलब। इसके पर्यायवाची की बात करें अगर हम, तो पर्यायवाची इसका हो जाएगा भाई जैसे कड़ा, कड़ा भी इसका ही मतलब होता है। प्रचंड, तीव्र, ये सारे क्या है भाई कठोर के हमारे पर्यायवाची हैं। विलोम की बात करें अगर हम, तो कठोर का विलोम क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62। जन्मांध में कौन सा समास है? तो देख लो भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि समास से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलंकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे भी आपको साथ साथ बताता रहूँगा कौन कौन से टॉपिक से हिंदी में आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जन्मान में से कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या फिर अधिकरण तत्पुरुष। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जन्मांध में जो है अपदान तत्पुरुष समास है, और इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो बनता है भाई जन्म, जन्म से अंधा, क्या बनेगा जन्मांध, और ये क्या है समास विग्रह है अपदान तत्पुरुष का। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 63। जो किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप का शुद्ध ज्ञान कराता है उसे हम क्या बोलते हैं? शास्त्र, कला, व्याकरण या फिर कौशल। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जो किसी भी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप का शुद्ध ज्ञान कराएगा उसे हम क्या बोलते हैं भाई? व्याकरण बोलते हैं। और भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए या फिर नियमबद्ध करने के लिए, इस चीज़ को ध्यान देना भाई, किसी भी भाषा के स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए और नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है, और उसी नियमबद्ध योजना को हम क्या बोलते हैं भाई? व्याकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। लिपि किस भाषा का आधार है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा या फिर मनोभाषा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो लिपि होती है किस भाषा का आधार होती है? लिपि होती है भाई लिखित भाषा का आधार होती है। बात करें अगर भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के हमारे पास 3 रूप होते हैं। ध्यान से देख लेना, पहला हमारे पास आ जाता है मौखिक भाषा आ जाती है, मौखिक भाषा हो गई। दूसरी आ जाती है हमारे पास लिखित भाषा। थर्ड आ जाती है हमारे पास सांकेतिक भाषा। अब देखो ये 3 रूप हैं। क्या पूछा गया था? लिपि किस भाषा का आधार है? लिपि जो है आपका लिखित भाषा का आधार है। यानी कि देखो, अगर हम मौखिक रूप को समझे, मौखिक मौखिक भाषा को समझे, तो मौखिक भाषा में क्या होता है भाई, जिस ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं और अपनी बात को दूसरों तक ध्वनि के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित लिखित का यहाँ पर क्या मतलब आ जाता है कि भाई जिन अक्षरों का और चिन्हों की सहायता से हम अपने मनोभाव या फिर अपनी बातों को दर्शाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा लिखित भाषा कहलाता है। तो लिपि क्या होती है? लिखने का जो रूप होता है, यानी कि जब हम अक्षरों को और चिन्हों की सहायता से अपनी भाषा को लिपिबद्ध करते हैं, तो वो लिखित भाषा का एक रूप कहलाती है। मौखिक में क्या करते हैं हम? ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, और सांकेतिक भाषा में हम क्या करते हैं? संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी के रचनाकार कौन थे? जो ये कामायनी रचना थी भाई, तो इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित ये रचना है कामायनी। बात क्लियर है। और जयशंकर प्रसाद की जो और भी प्रमुख कृतियां हैं, तो उनमें से एक आती है हमारे पास आकाशदीप। इसको आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पुरस्कार, ठीक है। तो ये जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित हैं। कामायनी जो है
क्या है भाई? कामायनी हिंदी महाकाव्य का हिंदी का एक प्रमुख महाकाव्य है कामायनी जो है। और कब प्रकाशित हुआ था ये? 1936 में इसको प्रकाशित किया गया था। और इसमें अगर सर्गों की संख्या पूछी जाती है तो इसमें 15 सर्ग हैं। सर्ग बोले तो अध्याय, चैप्टर्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये 15 चैप्टर्स, 15 अध्यायों का इसमें इसमें इंक्लूड किया गया है। 15 सर्ग हैं इसकी संख्या। 1936 में इसको प्रकाशित किया गया था। कामायनी क्या है? हिंदी का एक महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। और इनकी अगर प्रमुख कृतियों की बात करें तो भाई जैसे आकाशदीप हो गई, पुरस्कार हो गई, और सालवती भी जो है इन्हीं की रचना है। सालवती भी इन्हीं की रचना है। और जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66। आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने प्रदान करी? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह ने, या फिर सुमन राजे ने? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा जो देने वाले हैं वो है रामचंद्र शुक्ल ने ये संज्ञा दी थी भाई, आदिकाल को वीर गाथा काल। बात करें अगर 8वीं शताब्दी से, ध्यान देना यहाँ पर, 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का जो काल है वो आपका वीर गाथा काल ही है। बात क्लियर है। और इसमें जो प्रमुख कवि आते हैं उनमें से जो हैं रामचंद्र शुक्ल हो गए हैं। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये कौन से काल के माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका काल को कहते हैं सामंत काल। सामंत काल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया। बात करें राहुल सांकृत्यायन की, राहुल सांकृत्यायन जो है, राहुल सांकृत्यायन जो है वो हैं सामंत काल से। बात क्लियर है। और द्विवेदी की अगर हम बात करें तो इनका जो काल आता है, इनके काल को जो बोलते हैं वो बोलते हैं बीज वपन काल बोला जाता है इनके काल को। बात क्लियर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा 67। ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन 67 लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं ज़रा। यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको यहाँ से नोट डाउन करते चले जाना आप। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उत्तराखंड टेट में जो आपका पेपर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 67 पर अभी हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन 67 बोलता है हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। हंस पत्रिका के बारे में पूछा जा रहा है। संस्थापक संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। 1930 में ये प्रकाशित हुई थी हंस पत्रिका। कहाँ से प्रकाशित हुई थी ये भी पूछ लेता है। तो ये भाई बनारस से प्रकाशित होती थी उस समय पर। मुंशी प्रेमचंद ने देखो जो पत्रिका लिखी उसका नाम है हंस पत्रिका। और इनका जो है समाचार पत्र भी निकलता था उस समय पर। तो इनके समाचार पत्र का नाम क्या था ये भी पूछ लेते हैं। तो जागरण नामक समाचार पत्र इन्होंने ही प्रकाशित किया था, मुंशी प्रेमचंद ने। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं भाई वो आप मिस मत करना। जैसे मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृतियों में से है गोदान हो गई, निर्मला, नोट डाउन कर लो, मानसरोवर, दूसरी रंगभूमि, इसके अलावा कर्मभूमि। तो ये सारी की सारी मुंशी प्रेमचंद की कृतियां हैं। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। जो इनका समाचार पत्र था उसका नाम है जागरण। कहाँ से? 1930 में बनारस से प्रकाशित होता था। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि और मानसरोवर, ये कुछ इनकी प्रमुख कृतियां हैं मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 68। हिंदी कैसी भाषा है ये पूछा गया है। वियोगात्मक है, संयोगात्मक है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। हिंदी जो है भाई वियोगात्मक भाषा है। और हिंदी जो है 3000 भाषाओं में से एक भाषा जो है हमारी हिंदी है। भाषा परिवार के आधार पर अगर हम बात करें और हिंदी को अगर वर्गीकृत करें तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। इसको हम ध्यान रखना कि हिंदी जो है भाषा परिवार के आधार पर भारीपीय या भारोपीय परिवार की एक भाषा मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वियोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपको उदाहरण देना है। रामायण, शिक्षक, लोहा, गाय, इन चारों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रामायण।
तो देखो राम के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर मैं शिक्षक की बात करूँ यहाँ पर, तो शिक्षक क्या हो जाता है भाई, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हो गई। लोहा की बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा। गाय की बात करें तो ये भी जातिवाचक, एक जाति को प्रेजेंट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हमारे पास रामायण, शिक्षक हो गया हमारे पास जातिवाचक, गाय हो गई हमारे एक समूह है, जाति का बोध करा रही है, लोहा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 70। पूर्ण वर्तमान काल का एक उदाहरण आपको बताना है। तुम जाते हो, वह गया था, उसने खाना खाया, शायद तुमने देखा होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसने खाया, उसने खाया है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, पूर्ण वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट में वर्तमान में जो चीज़ पूरी हो चुकी है, तो उसने खाया है, ठीक है, खा भी लिया, उसने खाया है, दोनों चीज़ लग रही हैं, तो ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। बात क्लियर। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, शायद तुमने देखा होगा, तो ये क्या है भाई, संदिग्ध, संदिग्ध क्या कहलाएगा भाई, ये वर्तमान काल कहलाएगा। वर्तमान काल में संदिग्ध अवस्था में शायद तुमने देखा होगा। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की, वह गया था, तो ये क्या हो गया भाई, पूर्ण रूप से भूतकाल में चला गया, पूर्ण भूतकाल हो गया। बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 71 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है जारज का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए चिकित्सक, औरस, या फिर अवरुद्ध, या फिर चैतन्य। तो क्या पूछा गया है हमसे, जारज का विलोम शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जारज का जो विलोम शब्द होगा वो होगा हमारे पास, अरे भाई सेलेक्ट हो जा, ऑप्शन नंबर बी होगा औरस, औरस इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर, जिसे मोक्ष की कामना हो, इसके लिए उचित शब्द क्या होगा भाई, मिमिक्षु होगा, मिमूषा होगा, मिमूष होगा, या फिर रिक्त होगा। तो जिसे मोक्ष की कामना हो, इसके लिए एक वर्ड अगर हम आएगा तो ये होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मिमुक्षु जो होता है उसको हम बोलते हैं जिसे मोक्ष की कामना हो। बात क्लियर है। बात करें अगर हम ऑप्शन नंबर सी की, मिमुषु, इसका मतलब होता है मरने वाला। ध्यान देना, बहुत बारीक सा अंतर है इनमें, बहुत छोटा सा अंतर है। मिमूषा की बात करें अगर हम, तो ये हो जाएगा मरने की इच्छा। तो देखो काफ़ी छोटा डिफरेंस है इन सभी वर्ड्स में। मिमुक्षु की बात करें तो जिसे मोक्ष की कामना हो, मिमूषा की बात करें तो मरने की इच्छा, मिमूष की बात करें तो मरने वाला। बात क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 73। वार्णिक छंद का उदाहरण कौन सा होगा, सवैया, दोहा, सोरठा, या फिर भैरवे। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वार्णिक छंद का जो उदाहरण है वो है सवैया। और देखो वार्णिक छंद क्या होता है, जिन वर्णों में वर्णों की गणना की जाती है। बात क्लियर है। जिन वर्णों में वर्णों की गणना की जाती है वो वार्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सवैया हो गया हमारे पास, कैवित, कैवित की बात करें तो वो भी वार्णिक छंद का उदाहरण है। धना, धनाक्षरी की बात करें तो ये भी आपका वार्णिक छंद का उदाहरण है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे 74। देखो भाई इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या है, पैराग्राफ्स आ गए हैं हमारे। ये देखो यहाँ से आप देख सकते हो 78 से 82 क्या है, गद्यांश दे दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर करने हैं, और ये काफ़ी आसान होते हैं। आप इजीली गद्यांश को पढ़ोगे और इसी पर बेस्ड आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी मिस मत करना। देखो दो एक गद्यांश दिया, दो गद्यांश यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। बात क्लियर हो रही है भाई। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर पर बढ़ेंगे 75 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 74, 75 नहीं 74 आएगा हमारे पास में। एक मिनट ये आ गया 74। अर्थ अलंकार क्या है ये आपको बताना है भाई। यमक अलंकार है, व्यक्ति रेख है, वक्रोक्ति है, या फिर श्लेष है। तो देखो अर्थ अलंकार है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। व्यक्ति रेख जो है यहाँ पर अर्थ अलंकार है। और इसमें क्या होता है भाई, जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ अलंकार बोलते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थ अलंकार बोलते हैं। जैसे हमारे पास हो गया उपमा, इसके अलावा हमारा हो गया रूपक, इसके अलावा हो गया हमारे उत्प्रेक्षा,
या फिर विभावना आदि। अभी आगे बहुत है, बहुत लंबी लिस्ट है भाई। अगर आपने अलंकार को नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई 75। पूर्व हिंदी की बोली क्या है? बघेली है, मगधी है, बुंदेली है, भोजपुरी है। तो पूर्व हिंदी की जो बोली है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बघेली। जो भाषा है वो पूर्व हिंदी की एक बोली है, और किसी भी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है तो उसे हम बोली कहते हैं वहाँ पे। और इसकी साहित्य रचना नहीं है कोई भी, इसकी कोई भी साहित्य रचना नहीं होती है बोली की भी। क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही बोली जा रही है ना वो, तो इसीलिए तो पूर्व हिंदी की बोली क्या है यहाँ पर? बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। अघोष वर्ण नहीं है, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, या और रा जो है हमारे पास अघोष वर्ण नहीं है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन ए बी ये क्या है सब? ये अघोष वर्ण हैं यहाँ पर, और जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। और अघोष वर्ण होते क्या है भाई? देखो, जो भी स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन न हो, जब भी स्वर, देखो जो भी आप स्वर तंत्रिकाओं में जब भी ध्वनि में कोई भी कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उन वर्णों को हम क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ये हो गई हमारे पास 13 होती है अघोष वर्णों की संख्या। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77। अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है, क्या नहीं होता भाई? अल्प प्राण व्यंजक। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण जो है अल्प प्राण व्यंजक नहीं होता है। पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है, दूसरा और चौथा नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अल्प प्राण व्यंजक प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। बात क्लियर हो गई? क्या नहीं होगा? अल्प प्राण व्यंजक नहीं होगा। पहला भी होगा, तीसरा भी होगा और पांचवा भी होगा, दूसरा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा 88। इसके बाद बीच के क्वेश्चन सारे के सारे आपके दो गद्यांश पर बेस्ड हैं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। बालकों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगतियों का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, उत्तर पुस्तिका या फिर पोर्टफोलियो? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पेडागोजी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बालकों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगतियों का लेखा जोखा जो रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, उत्तर पुस्तिका या ऑप्शन नंबर डी पोर्टफोलियो? तो देखो, पोर्टफोलियो क्या है? जिसमें बच्चे का सारा लेखा जोखा रखा जाता है। भाषा संबंधित भी इसमें लेखा जोखा होता है, बच्चे की सारी डिटेल्स होती है, उसका नामांकन होता है, उसकी पूरी आयु का विवरण उसमें होता है, और माता पिता का विवरण होता है। तो वो सब क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो एक तरीके से कहलाता है, जिसमें बच्चे के ऊपर जो भी आप उसको सिखा रहे हो, चाहे भाषा संबंधी सिखा रहे हो, चाहे किसी भी एक्टिविटी संबंधित चीज़ें सिखा रहे हो, तो वो सारी डिटेल जिस फाइल में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 89। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? पढ़ना, बोलना, लिखना या इनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक रूप जो होता है वो होता है भाषा का बोलना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोलेंगे। बोलने के बाद ही हम किसी चीज़ पर चिंतन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ही हम उस पर विचार कर सकते हैं, और विचार के बाद ही हम समझ सकते हैं आगे हमें क्या बोलना है, ठीक है? तो सबसे प्राथमिक रूप क्या है यहाँ पर? बोलना है, ना ही कि पढ़ना है, ना ही कि लिखना। बोलने के माध्यम से ही हम चिंतन और विचाराधीन कर सकते हैं। सुनना और पढ़ने की अगर हम बात करें कि हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो ये कौन से कौशल के अंतर्गत आता है भाई? ये ग्रहणात्मक, यानी कि आप ग्रहण कर रहे हैं किसी चीज़ को। ग्रहणात्मक कौशल की अगर हम बात करें इन दोनों में से भाषा के, तो सुनना और पढ़ना। बोलना, ध्यान देना भाई, बोलना और लिखना, ये दोनों जो है क्या है? अभिव्यक्ति या अभिव्यक्तात्मक, यानी कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त जो करेंगे किसके माध्यम से? अब बोलने के माध्यम से या फिर लिखने के माध्यम से। और सुनना या फिर पढ़ना, ये क्या है? ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भाषा का प्राथमिक रूप क्या कहलाता है? बोलना कहलाता है। बात क्लियर? नेक्स्ट आता है और लास्ट क्वेश्चन है, भाव विव्यक्तीकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? लचीली भाषा, मुहावरेदार भाषा, विदेशी भाषा या फिर मातृभाषा? भाव विव्यक्तीकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? मातृभाषा है। और मातृभाषा क्या है भाई?
जो भी प्रारंभिक भाषा बच्चा सीखता है अपने परिवेश से, ठीक है, अपने परिवेश से, तो वो उसके लिए उसकी मातृभाषा ही हो जाती है एक तरीके से। बात क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उस परिवेश से जो भी प्रथम भाषा सीखता है जिसमें वो अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, तो ये मातृभाषा ही कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे भाई हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs। आई होप आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट लीव करना नेक्स्ट वीडियो के लिए कि कौन सा टॉपिक पिक किया जाए, क्योंकि आपके लास्ट 2 डेज़ हैं, इसमें हम काफ़ी सारे रिवीजन क्लास लेने वाले हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आ गई है तो एक कमेंट लीव करो और वीडियो को शेयर कर दो। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।